आप सभी बच्चों का स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के जो इतिहास वाली जो बुक है समकालीन विश्व, उसके अध्याय 1 की बात करेंगे, जिसका नाम है, पाठ का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब यूरोप की बात करेंगे तो कौन कौन से देशों की बात करेंगे, ये देखिए इस लेसन में। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार हुआ उसके बारे में, इटली का एकीकरण किस प्रकार हुआ उसके बारे में, और उसके बाद एक ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण किस प्रकार हुआ, अर्थात आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के मिलने से किस प्रकार ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप कक्षा 9 में अध्ययन कर चुके हैं कि फ्रांस की क्रांति थी किस प्रकार हुई थी। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो मैं आपको याद दिला दूं, 14 जुलाई 1789। फ्रांस की जो क्रांति हुई है वो कब हुई है? 14 जुलाई 1789 को हुई है। इस क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो पेरिस में हुई थी, फ्रांस की राजधानी में। और जो किला था वो कौन सा किला था? बास्तिल का किला। बास्तिल का किला। ठीक है, उस समय फ्रांस के जो राजा थे, फ्रांस के जो किंग थे वो थे लुई 16वें। लुई 16वें। फ्रांस के जो राजा थे वो कौन थे? लुई 16वें थे। तो फ्रांस की क्रांति में आप सबने कक्षा 9 में अध्ययन किया है कि फ्रांस की जो क्रांति हुई है वो 14 जुलाई 1789 को हुई। उस समय फ्रांस पर जो शासन कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? लुई 16वें नामक जो राजा था वो शासन कर रहा था। उसके बाद वहाँ की जनता ने क्या किया? क्रांति की। और क्रांति के बाद जो पेरिस उसकी राजधानी थी फ्रांस की, वहाँ पर एक किला था बास्तिल का किला, उस किले को क्या कर दिया? ढहा दिया। और इस किले को ढहाने से लुई 16वें का शासन क्या हो गया? समाप्त हो गया। लुई 16वें को उसके पद से हटा दिया। ठीक है, और वहाँ पर राजतंत्र के स्थापना की जगह राजतंत्र के स्थान पर कौन सा तंत्र स्थापित कर दिया गया? प्रजातंत्र स्थापित कर दिया गया। देखिए, राजतंत्र किसे बोला जाता है? राजा के शासन को क्या बोला जाता है? राजतंत्र बोला जाता है। और प्रजातंत्र बोला जाता है प्रजा के शासन को, यानी जनता का शासन। कौन सा तंत्र? प्रजातंत्र या लोकतंत्र। और राजतंत्र का मतलब होता है राजा का जो शासन होता है वो क्या कहलाता है? राजतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो लुई 16वां क्या था? एक राजा था। उस राजा के शासन को क्या कर दिया? वहां की जनता ने समाप्त कर दिया। और राजा के शासन को समाप्त करने से वहां पर कौन से शासन का समापन हो गया? राजतंत्र का समापन हो गया। और राजतंत्र के समापन के बाद वहां पर जनता ने अपना शासन स्थापित किया, यानी जनता का शासन स्थापित किया। और वो शासन कौन सा शासन कहलाया? प्रजातंत्र कहलाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1789 की जो क्रांति हुई है, फ्रांस की क्रांति, उसमें राजतंत्र की स्थापना की जगह कौन से तंत्र स्थापित किया गया? प्रजातंत्र स्थापित किया गया। अर्थात फ्रांस में लोगों की शासन की स्थापना हुई। ठीक है, ये सब आप कक्षा 9 में अध्याय में, पहले जो अध्याय था फ्रांसीसी क्रांति वाला, उस अध्याय में इस चीज का अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति यूरोप की पहली ऐसी क्रांति थी जो कैसी क्रांति थी? रक्त वाली क्रांति थी। कौन सी क्रांति थी? रक्त वाली। उससे पहले यूरोप में एक रक्तहीन क्रांति भी हुई है। कौन सी क्रांति हुई है? रक्तहीन क्रांति हुई है। और वो क्रांति हुई है इंग्लैंड में। यानी इस क्रांति में खून नहीं बहा था। और कौन सी क्रांति में खून बहा है? फ्रांस वाली में। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति किस प्रकार की क्रांति है? एक रक्त वाली क्रांति है। कब हुई है? 1789 में हुई है। और इस क्रांति के बाद क्या बदलाव आया? इस क्रांति के बदलाव यह आया कि राजा का शासन समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह कौन सा शासन स्थापित कर दिया गया? प्रजातंत्र स्थापित कर दिया। देखिए, राजतंत्र जो शासन होता है वो निरंकुश शासन होता है। कैसा शासन होता है? निरंकुशवाद पर आधारित होता है। निरंकुशवाद का मतलब होता है ऐसा शासन जिस पर किसी का अंकुश न हो, यानी राजा क्या करे? अपनी मनमानी करे। वो कौन सा शासन होता है? निरंकुशवाद कहलाता है।
ठीक है, जिसे हम तानाशाही शासन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और प्रजातंत्र शासन किस पर आधारित होता है? प्रजातंत्र शासन आधारित होता है संविधान पर। प्रजातंत्र किस पर आधारित होता है? संविधान पर आधारित होता है, अर्थात कानूनों पर आधारित होता है। और ये कानून किस प्रकार के होते हैं? लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। लिखित हो सकते हैं या फिर मौखिक हो सकते हैं। समझे या नहीं समझे? देखिए, राजतंत्र किस पर आधारित होता है? निरंकुशवाद पर। निरंकुशवाद का मतलब होता है ऐसा शासन जिस पर किसी का अंकुश न हो। ठीक है, यानी राजा जो नियम बनाए वही नियम हो और राजा की जो मर्जी है वही शासन। कौन सा शासन कहलाता है? राजतंत्र कहलाता है, निरंकुशवाद कहलाता है। ऐसा शासन जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न हो, ना कोई संविधान हो, ना कोई कानून हो। ठीक है, और राजा अपनी मनमर्जी से क्या करे? शासन करे। वो कौन सा शासन? राजतंत्र कहलाता है या निरंकुशवाद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद प्रजातंत्र। प्रजातंत्र ऐसा शासन होता है जिसमें जनता का शासन होता है या जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है। वो कौन सा शासन कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। ठीक है, और प्रजातंत्र जो आधारित होता है वो किस पर आधारित होता है? संविधान पर। यानी प्रजातंत्र जो कार्य करता है ना, वो किसके नियमों पर कार्य करता है? संविधान में। यानी संविधान किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है, मौखिक रूप से भी बनाया जा सकता है और लिखित रूप से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो 1789 में यूरोप में एक बदलाव आया, या हम कह सकते हैं फ्रांस में एक बदलाव आया। वहां पर राजा के शासन को समाप्त करके कौन सा शासन स्थापित किया गया? प्रजातंत्र स्थापित किया गया। लुई 16वें को पद से हटा दिया गया और उनको फांसी की सजा दे दी गई, और वहां पर कौन सा शासन स्थापित कर दिया गया? प्रजातंत्र स्थापित कर दिया गया। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद बदलाव क्या क्या हुए। तो देखिए, पहला जो बदलाव है वो ये है कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। यानी समान संस्कृति, समान विचारों, इन विचारों पर क्या दिया गया? बल दिया गया। पितृभूमि का मतलब है जहां उनका जन्म हुआ है, नागरिकों को जहां जन्म हुआ है उन सारी जगहों का एकीकरण करना। यानी फ्रांस देखिए उस समय छोटे छोटे डच बोलते हैं या राजशाही बोलते हैं या सामंती जो भाग होते हैं उनमें बटा हुआ था। तो फ्रांस के जो लोग हैं उन्होंने जब राजतंत्र को वहां पर समाप्त कर दिया तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना पूरे फ्रांस का क्या कर दिया जाए? एकीकरण कर दिया जाए। यानी जहां जहां पर फ्रेंच भाषा बोली जाती है उन इलाकों को क्या कर दिया जाए? आपस में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो कौन कौन से विचारों पर बल दिया उन्होंने? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। और देखिए क्या क्या बदलाव आए। दूसरा जो बदलाव आया वो आया कि एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया। अब तक जो झंडा चलता था वो राजतंत्र वाला चलता था, राजध्वज चलता था। और वो राजध्वज किसके द्वारा चलता था? राजा के द्वारा। जैसे उस समय राजा कौन थे? लुई 16वां था, तो लुई 16वें ने एक राजध्वज बनाया हुआ था और वही क्या था? राष्ट्र का झंडा था। लेकिन उस झंडे को हटा दिया गया और उसकी जगह एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया, जिसमें कितने रंग थे? 3 रंग। जिसमें कितने रंग थे? 3 रंग। तिरंगा। ठीक है, तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद पहला बदलाव आया कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। ठीक है, दूसरा बदलाव क्या आया कि एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया। नया फ्रांसीसी झंडा का मतलब यह है कि जो पहले राजध्वज चलता था ना राजतंत्र में, उस झंडे को तो क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नया झंडा बनाया गया जिसमें कितने रंग थे? 3 रंग थे, या तिरंगा था। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरा बदलाव क्या हुआ? स्टेट जनरल। स्टेट जनरल आपको ध्यान हो तो कक्षा 9 में आपने स्टेट जनरल पढ़ा है। स्टेट जनरल बोला जाता था फ्रांस की संसद को। 1789 से पहले फ्रांस में जो संसद थी उसका नाम क्या था? स्टेट जनरल था। ठीक है, तो इस स्टेट जनरल को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और क्या बदलाव किया गया इसमें जो इसका जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाने लगा? सक्रिय नागरिकों के द्वारा। और स्टेट जनरल का नाम बदलकर कर दिया गया नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह एक नया नाम निकाला गया और उसे बोला गया नेशनल असेंबली, या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय सभा। ठीक है, देखिए राजतंत्र से हम कहां जा रहे हैं? प्रजातंत्र में जा रहे हैं। तो इसलिए राजतंत्र में कौन सी संस्था चलती थी? स्टेट जनरल चलती थी। स्टेट जनरल का नाम बदलकर अब प्रजातंत्र में क्या हो गया? नेशनल असेंबली हो गया, राष्ट्रीय सभा हो गया। ठीक है, एक बदलाव ये हुआ। और स्टेट जनरल का जो चुनाव है पहले राजा के द्वारा किया जाता था, अब किसके द्वारा किया जाने लगा? नागरिकों के द्वारा। अब किसके द्वारा किया जाने लगा? नागरिकों के द्वारा। ठीक है, नंबर 4 देखिए, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। इसका मतलब ये है कि जो फ्रांस है वो छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। ठीक है,
अलग अलग छोटे छोटे भागों में अलग अलग मुद्रा चलती थी, अलग अलग मापने की इकाइयाँ थी, अलग अलग भार नापने की इकाइयाँ थी, ठीक है। उसके अलावा आयात निर्यात शुल्क अलग अलग थे। तो इसलिए क्या किया गया, वहाँ प्रजातंत्र के द्वारा एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई सब राज्यों में, यानी एक तो मुद्रा होगी, ठीक है। उसके अलावा आयात और निर्यात शुल्क नहीं लगेगा आपस में, मापने या नापने की जो इकाई है वो भी एक ही रहेगी। तो ये कौन सी व्यवस्था लागू की गई, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब होता है, देखिए एक होता है केंद्रीय व्यवस्था और एक होता है विकेंद्रीय व्यवस्था। केंद्रीय व्यवस्था का मतलब होता है सत्ता का एक केंद्र होना, यानी एक सत्ता का केंद्र होना, ठीक है। वो कौन सी व्यवस्था होती है, केंद्रीय व्यवस्था। विकेंद्रीकृत में क्या होता है, सत्ता के अलग अलग आधार होते हैं। देखिए एक होती है केंद्र वाली और एक होती है विकेंद्रीय। केंद्रीय व्यवस्था में क्या होता है, सत्ता का एक आधार होता है, एक बिंदु होता है, यानी सत्ता एक व्यक्ति के पास होती है। और विकेंद्रीय में क्या होती है, सत्ता का बंटवारा हो जाता है, यानी सत्ता के अलग अलग लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय व्यवस्था जब लागू की गई तो उसमें क्या बना गया, एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। देखिए एक ही तो क्या रहेगी, मुद्रा रहेगी, एक ही मापने की इकाई रहेगी, एक ही नापने की इकाई रहेगी। आयात निर्यात शुल्क हटा दिए गए, ठीक है। कोई भी जो शुल्क या टैक्स जो लगता था वो हटा दिए गए, एक ही शुल्क लागू कर दिया गया। तो ये सारे कौन सी व्यवस्था के तहत हुए, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के तहत हुए। उसके बाद नंबर 5, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए कौन कौन से शुल्क लगते थे, आयात और निर्यात शुल्क लगते थे। भाई कोई सामान हम भेज रहे हैं तो कौन सा, निर्यात शुल्क लगेगा। और एक कोई सामान दूसरे राज्य से हम मंगा रहे हैं तो कौन सा शुल्क लगेगा, आयात शुल्क लगेगा। लेकिन वो सारे राज्य थे किसके, फ्रांस के, इसलिए उन आयात और निर्यात शुल्कों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि वो किसके अंग थे, फ्रांस के अंग थे। उसके बाद देखिए नंबर 6, भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। मैंने जैसा कि आपको बताया कि वहां पर जो इकाई चलती थी ना मापने की, वो चलती थी एलए। कौन सी इकाई चलती थी, एलए। जैसे कपड़े को मापना है तो कौन सी इकाई चलेगी, एलए चलेगी। तो किसी राज्य में अलग अलग सेंटीमीटर होते थे, जैसे एक एलए में मान लीजिए 100 सेंटीमीटर होते थे किसी राज्य में, दूसरे राज्य में 95 सेंटीमीटर होते थे, किसी राज्य में 105 सेंटीमीटर होते थे। तो इसलिए नापने और मापने की इकाई जो होती थी ना वो अलग अलग होती थी, तो उसको क्या कर दिया, एक कर दिया। तो जैसे मान लीजिए एक एलए में मान लीजिए 95 सेंटीमीटर है, तो सभी राज्यों में क्या कर दिया, 95 सेंटीमीटर कर दिया। तो मापने और भार को नापने की जो इकाई है ना वो कैसी कर दी गई, एक कर दी गई, अलग अलग नहीं रखी गई। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा फ्रांस में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग बोलियां बोली जाती थी। उन सब भाषाओं को क्या कर दिया गया, हतोत्साहित कर दिया गया। हतोत्साहित का मतलब होता है उनको दबा दिया गया और उनकी जगह एक ही भाषा लागू कर दी गई। और वो कौन सी भाषा लागू कर दी गई, फ्रेंच। कौन सी भाषा, फ्रेंच। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो फ्रेंच भाषा है वही देश की क्या बन गई, राष्ट्रभाषा बन गई। कौन सी भाषा बन गई, राष्ट्रभाषा बन गई। तो ये बदलाव आए कौन सी क्रांति के बाद, 1789 की क्रांति के बाद, ठीक है। तो देखिए फ्रांस में जो 1789 की क्रांति हुई है, उसके बाद 1789 में जो शासन कर रहा था उस समय राजा वो कौन था, लुई 16वां था। कौन था, लुई 16वां। लुई 16वें को फांसी दे दी गई क्रांति करने के बाद क्रांतिकारियों ने, और वहां पर जो राजतंत्र था उसका समापन कर दिया गया। उसकी जगह कौन सा तंत्र स्थापित कर दिया गया, प्रजातंत्र स्थापित कर दिया गया, ठीक है। और प्रजातंत्र स्थापित करने के बाद उन्होंने कुछ बदलाव किए, क्रांतिकारियों ने देश की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए। और वो कौन कौन से बदलाव हैं वो सुन लीजिए। नंबर 1, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर क्या दिया गया, बल दिया गया, ठीक है। नंबर 2, एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया और राज्य ध्वज को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। नंबर 3, जो वहाँ की संविधान सभा थी या जो संसद थी उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और उसकी जगह उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय सभा कर दिया गया। और उसका चुनाव पहले राजा के द्वारा किया जाता था और अब किसके द्वारा किया जाने लगा, सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा। उसके बाद देखिए नंबर 4, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई पूरे देश में। नंबर 5, आयात और निर्यात शुल्क जो लगते थे आपस में, राज्यों में आपस में कोई सामान या वस्तुएं जाती थी उनके लिए आयात या निर्यात शुल्क जो लगते थे उनको क्या कर दिया गया, समापन कर दिया गया। नंबर 6, भार और नापने की एक समान लागू व्यवस्था की गई। और नंबर 7, फ्रेंच भाषा ही पूरे देश की क्या बन गई, राष्ट्रभाषा बन गई, ठीक है। उसके बाद देखिए इस क्रांति के बाद
इस क्रांति के बाद 1797 ईस्वी में पड़ोसी एक देश है जिसका नाम है इटली, ठीक है, वहां पर शासन स्थापित होता है नेपोलियन का। कौन सा शासन स्थापित होता है? नेपोलियन का। नेपोलियन एक राजा है जिसका पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। क्या नाम है? नेपोलियन बोनापार्ट। और ये धीरे धीरे जर्मनी, इटली और फ्रांस तीनों पर अधिकार कर लेता है। कब? 1804 ईस्वी में। देखिए, फ्रांस की क्रांति हुई है 1789 में। राजतंत्र को हटा दिया गया, कौन सा तंत्र स्थापित कर दिया गया? प्रजातंत्र, ठीक है। और 1804 ईस्वी तक आते आते फ्रांस में प्रजातंत्र हो जाता है समाप्त, और दोबारा से किसका शासन आ गया? राजा का शासन आ गया। किसका शासन आ गया? राजा का शासन आ गया। और वापस से कौन सा तंत्र स्थापित हो जाता है? राजतंत्र। कौन सा तंत्र स्थापित हो गया? राजतंत्र स्थापित हो गया। यह कहने का मतलब यह है कि पहले राजतंत्र था 1789 में, उसके बाद कौन सा तंत्र आ गया? प्रजातंत्र आ गया। और प्रजातंत्र के बाद अब वापस से कौन सा शासन आ गया? राजतंत्र आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट का शासन आ गया। तो देखिए 1804 में इसने एक नागरिक संहिता बनाई। एक नागरिक संहिता बनाई, अर्थात कानून बनाए अपने, जिन्हें नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। इस नागरिक संहिता को किसकी संहिता कहा जाता है? नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। तो देखिए, नेपोलियन ने फ्रांस में कुछ बदलाव किए। अब वो देखिए बदलाव कौन कौन से थे। उसके बाद देखिए नेपोलियन के बाद, नेपोलियन के 1804 ईस्वी में आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने एक नागरिक संहिता बनाई जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए बदलाव। तो पहला जो बदलाव है वो मैंने आपको बता ही दिया था कि पहले 1789 में वहां पर राजतंत्र था। राजतंत्र के बाद कौन सा तंत्र आया? प्रजातंत्र आया 1790 में। और 1790 के बाद जब 1804 में इस पे कब्जा हो गया इटली, जर्मनी और फ्रांस पर, तो नेपोलियन ने क्या स्थापित कर दिया? प्रजातंत्र के स्थान पर कौन सा तंत्र स्थापित कर दिया? दोबारा से राजतंत्र स्थापित हो गया। ये तो पहला बदलाव हो गया। दूसरा बदलाव देखिए, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। आपने पिछली कक्षा 9 में ये जो अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति वाला, उसमें पढ़ा होगा कि जो कुलीन वर्ग था, जो पहला जो वर्ग था ना कुलीन वर्ग के पास कुछ विशेषाधिकार होते थे। एक तो वो उनको टैक्स फ्री कर दिया गया था। टैक्स फ्री का मतलब उनको कर नहीं देना होता था राज्य को, ठीक है। उसके अलावा उनको जन्म पर आधारित कुछ और विशेषाधिकार भी दिए गए थे। मताधिकार दिया जाता था, जन्म पर आधारित ही। तो उन सारे जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को क्या कर दिया इन्होंने? समाप्त कर दिया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये दूसरा बदलाव हो गया। तीसरा बदलाव, नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार दे दिया गया। तो जितने भी नागरिक थे, चाहे वो प्रथम वर्ग के हों, चाहे मध्यम वर्ग के हों, चाहे निम्न वर्ग के हों, उन सभी नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार दिया उसने। और जो संपत्ति का जो उनका अधिकार था नागरिकों का, उस अधिकार को क्या बनाया उन्होंने? सुरक्षित बनाया, ठीक है। ये तीसरा बदलाव। और चौथा बदलाव देखिए, वहां पर क्या है, जर्मनी में उस समय सामंती व्यवस्था चलती थी। कौन सी व्यवस्था चलती थी? सामंती व्यवस्था चलती थी। सामंती व्यवस्था का मतलब जो सामंत होते थे या जागीरदार होते थे, वो किसानों को किराए पर या किराएदार के रूप में जमीन खेती करने के लिए देते थे, किसानी करने के लिए देते थे, और फिर उनका किसानों को क्या करते थे? वो शोषण करते थे। तो इस व्यवस्था को उन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किसने? नेपोलियन ने। कौन सी व्यवस्था को? सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ठीक है। और जब सामंती व्यवस्था समाप्त हो गई तो किसानों को क्या मिल गया? एक तो भूदासत्व। भूदासत्व का मतलब कुछ गुलाम बना लिए जाते थे सामंतों के द्वारा, जागीरदारों के द्वारा। तो उस भूदासत्व जो प्रथा जो चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया। उसके अलावा जो जागीरदारी जो शुल्क थे, यानी किसान जब अपनी जमीन पर खेती करते थे ना, तो उन्हें टैक्स के रूप में या कर के रूप में या शुल्क के रूप में उनको जागीरदारों को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। उस शुल्क जमा कराना पड़ता था। तो उस शुल्क से भी मुक्ति दिलाई किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसके अलावा नेपोलियन बोनापार्ट ने यातायात और संचार व्यवस्थाओं को क्या किया? दृढ़ किया।
क्या किया, सुदृढ़ किया या एक तरीके से मजबूत किया। कौन सी व्यवस्थाओं को, यातायात व्यवस्थाओं को और संचार व्यवस्थाओं को। उसके अलावा उसने एक ही मुद्रा चलाई, पूरे देश के लिए कौन सी मुद्रा चलाई, केवल एक ही मुद्रा चलाई। आयात और निर्यात शुल्क क्या कर दिए उसने, समाप्त कर दिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट के आने से ये बदलाव हुए। यूरोप में कौन कौन से बदलाव, जैसे पहला बदलाव प्रजातंत्र के स्थान पर राजतंत्र स्थापित हो गया। दूसरा, जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार मिला हुआ था कुलीन वर्ग को, अमीर वर्ग को जो अधिकार मिला हुआ था उस अधिकार को समाप्त कर दिया। नागरिकों को कानून के समक्ष बराबरी का दर्जा दिया उसने। संपत्ति के अधिकार को और सुरक्षित बना दिया उसने। सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया उसने, समाप्त कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। उसके अलावा किसानों को भूदासुत्व जो प्रथा जो चली आ रही थी उससे मुक्ति दिलाई। उसके अलावा जागीरदारी शुल्कों से भी उन्होंने क्या किया, मुक्ति दिलाई। उसके अलावा यातायात और संचार व्यवस्थाओं को उन्होंने क्या किया, सुदृढ़ किया। और पूरे देश के लिए कितनी मुद्राएं चलाई, केवल एक मुद्रा चलाई। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट के आने से ये बदलाव हुए। इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है यूरोपियन राष्ट्रवाद। उसके बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो अगली कक्षा में करेंगे।